नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में हर रोज की तरह मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको दिखाता हूं ऑन द शो आज कार्यक्रम में खास क्या है। शुरुआत होगी कितना भारी पड़ा चावल निर्यात पर रोक का फैसला, व्यापार घाटे पर बढ़ रही चिंता, क्यों नहीं आ रहा अर्थव्यवस्था में निवेश, शेयर बाजार की तेजी कितनी भरोसेमंद, बायजूस को क्यों हुआ इतना बड़ा घाटा और गहरे संकट में फंस गई गेल। जी हां, देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गहरे संकट में फंस गई है। चावल की महंगाई को काबू करने के लिए सरकार की तरफ से की गई कोशिशें कुछ रंग लाती दिख रही हैं। बीते एक हफ्ते में देश की बड़ी मंडियों में चावल के भाव औसतन 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल कम हुए हैं। सरकार ने पिछले हफ्ते ही टूटे हुए चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। साथ ही चावल की कुछ किस्मों के निर्यात पर 20% ड्यूटी भी लगाई थी। हालांकि सरकार की ये कोशिश निर्यात को चोट पहुंचाएगी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी यूएसडीए ने अपनी ग्रेन वर्ल्ड मार्केट एंड ट्रेड रिपोर्ट में कहा है कि चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने से भारत इस ट्रेड से बाहर हो जाएगा। सर, भारत से ब्रोकन राइस के निर्यात पर रोक लगाई क्यों गई? आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? शुभम, हमारी सेंट्रल के संस्करण में आपका स्वागत है। हम शुरुआत कर रहे हैं चावल की खबर से। ब्रोकन राइस के निर्यात पर रोक से भारत को कुछ नए बाजार जो मिले थे वो बाहर हो जाएंगे, और ये बात बिल्कुल सही है। ब्रोकन राइस का निर्यात भारत से दो वजह से इस पर रोक लगाई गई थी। पहली चीज़ तो ये कि भारत में ब्रोकन राइस का इस्तेमाल बाकी चीज़ों के अलावा एनिमल फीड्स में भी किया जाता है, और बाजार से सरकार के पास इस बात की खबर थी कि टूटे हुए चावल की कीमत बाजार में जनवरी में 16 रुपये प्रति किलो थी, जो बढ़कर 22 रुपये प्रति किलो हो गई और अब बढ़कर 27-28 रुपये हो गई थी। भारत में एनिमल फीड्स में चूंकि गन्ने की और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में होता है, तो अब एक बड़ा हिस्सा टूटे हुए राइस का भी एनिमल फीड्स बनाने में जाता है। हालांकि इसका इस्तेमाल एनिमल फीड्स में दुनिया की कई अन्य जगहों पर भी होता है। ब्रोकन राइस के सहारे भारत ने चाइना का मार्केट खास तौर पर वहाँ पहुंच बनाई थी, क्योंकि चीन में ब्रोकन राइस का इस्तेमाल नूडल्स बनाने में होता है। भारत के भीतर जो खरीफ के उत्पादन में गिरावट दिखाई दी, घरेलू बाजार में पशु चारे की कीमतें जो बढ़ी और ख़ासतौर से जो एनिमल फीड्स की कीमतें बढ़ी, उसकी वजह से सरकार को ब्रोकन राइस का निर्यात भारत से रोकना पड़ा, पूरी तरह बंद करना पड़ा। ये एक किस्म का नुकसान था, कोलेटरल डैमेज था, पर यह नुकसान भारतीय बाजार में कीमतें कम रखने के लिए और के लिए की उठाया गया। हालांकि इसका नुकसान ये होगा कि जो नए बाजार भारत ने ब्रोकन राइस के जरिए साउथ ईस्ट एशिया के हासिल किए थे, वहाँ वियतनाम के पहुंचने की या वियतनाम का चावल ज़्यादा पहुंचने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सर, दूसरा सवाल मेरा कि आगे चलकर, अभी तो ये ब्रोकन राइस की बात थी, कि आगे चलकर आपको लगता है और चावल की किस्मों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है? शुभम, जो आंकड़े हमारे पास उस हिसाब से करीब सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी जो ताजे आंकड़े अनाज भंडार से लेकर सरकार की तरफ से आ रहे हैं, उससे सरकार को इस बार करीब 6 से 12 मिलियन टन के हिट की उम्मीद है ओवरऑल खरीफ के प्रोडक्शन में, जो कि 112 मिलियन टन रहने की संभावना, जिसमें 6 से 12 मिलियन टन के लॉस की उम्मीद है। ये माना जा रहा है कि अगर खरीफ की बुवाई के बाद खरीफ के चावल के उत्पादन में और ज़्यादा कमी आई, तो शायद फिर अन्य किस्मों पर और पूरे चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की नौबत आएगी। लेकिन फिलहाल सरकार की कोशिश ये थी कि चावल के भंडार में तो वो चुनौती नहीं है। रिटेल मार्केट में प्राइसेस बढ़े हुए थे, जो थोड़ा कूल डाउन हुए, जैसा कि शुभम ने आपको संकेत दिया है। जो टूटे हुए चावल के सहारे जो एनिमल फीड्स को लेकर और चारे को लेकर जो डिमांड थी, उसकी कीमतों को संशोधित करने की कोशिश की गई। हालांकि अगर आप खुदरा बाजार की कीमतों के हिसाब से देखें तो चावल की कीमतें 11 सितंबर तक का आंकड़ा हमारे पास है, पिछले साल की तुलना में 9% ऊपर थी, और थोक मार्केट में इन कीमतों में 13% की बढ़ोतरी थी। अब निगाहें इस बात पर है कि वास्तविक उत्पादन का आंकड़ा खरीफ के चावल के तरफ से क्या आता है, और अगर वो गिरावट आती है तो फिर भारत शायद जो पूरा राइस है, फुल राइस है, उसके निर्यात पर के प्रतिबंध या उस पर ड्यूटी लगाने के लिए भी विचार कर सकता है। विदेशी व्यापार के मोर्चे पर भारत की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में भारत का व्यापार घाटा 2 गुने से अधिक होकर 27.98 अरब डॉलर पहुंच गया है। अगस्त 2021 में व्यापार घाटा 11 अरब डॉलर के करीब था।
अगस्त के दौरान भारत से कुल 33 अरब डॉलर का निर्यात हुआ, जबकि इस दौरान कुल 61 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात हुआ है। पिछले साल की तुलना में आयात 37% बढ़े हैं। अप्रैल से अगस्त तक की बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष में निर्यात 17% से ज़्यादा बढ़ा है। ये बढ़कर 193 अरब डॉलर के करीब पहुंचा है, जबकि आयात पे प्रतिशत ज़्यादा बढ़ा है। यहाँ 45% की बढ़ोतरी है और ये बढ़कर 318 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। अगर आप पूरे 5 महीने का देखें तो 125 अरब डॉलर के आसपास का व्यापार घटा है। सर, भारत के निर्यात में ये जो ढलान दिखाई दे रही है, ये क्यों दिख रही है, और इंपोर्ट अगर हम देखें तो कीमतों के हिसाब से इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है? एक्सपोर्ट का आंकड़ा धीमे धीमे हम जिस पर लगातार चर्चा करते चले आ रहे हैं कि जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ रहा है, भारत के निर्यात की विकास दर धीमे धीमे गिरती जा रही है। उसकी 2-3 बड़ी स्ट्रक्चरल वजह हैं। पहली चीज़ तो ये कि लागतें बढ़ने के कारण, कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण निर्यात की प्रतिस्पर्धा में चुनौती आ रही, बावजूद इसके कि रुपए की कीमत में गिरावट और रुपए में कमजोरी निर्यातकों के लिए एक अच्छा अवसर होती है। और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मंदी की संभावनाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं, और चूंकि निर्यात के ऑर्डर हमेशा एडवांस के लिए होते हैं, निर्यात के आज जो निर्यात का ऑर्डर होगा वो अगले 3 महीने 4 महीने के बाद का होगा। तो हमेशा निर्यात के आंकड़े जो हमें दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगस्त के बाद फिर नए ऑर्डर्स कंपनियों को निर्यात के लिए नहीं मिल रहे हैं। और निर्यात के अंदर जाकर जो आंकड़ा कल आया, उसे जब अंदर जाकर देखने की कोशिश करें तो हमें दिखाई देता है कि 3-4 महत्वपूर्ण निर्यात सेक्टर्स में या क्षेत्रों में शुभम नेगेटिव ग्रोथ आई है। इंजीनियरिंग में करीब 14% की नेगेटिव ग्रोथ है, जो कि एक बड़ा हिस्सा था भारत के निर्यात का। जेम्स एंड ज्वेलरी में करीब 3% की नेगेटिव ग्रोथ है, यानी 3 उसमें गिरावट आई है। रेडीमेड गारमेंट्स में करीब 1% से कम की 0.34% की ग्रोथ है, और प्लास्टिक के एक्सपोर्ट में करीब 1.10% की ग्रोथ है। ये वो सारे हाई कंज्यूमर आइटम्स हैं जो भारतीय बाजार से दुनिया के बाजारों में जाते थे। तो इससे अगर आप ये अंदाज लगाएं कि दुनिया में जो प्रमुख आयातक थे वो आने वाले 3 महीनों में, 4 महीनों में या 6 महीनों में दुनिया के बाजार में मांग कम होती देख रहे हैं, और इसलिए निर्यात के ऑर्डर्स में गिरावट आई। आयात का मामला थोड़ा बिल्कुल उल्टा है। भारत से निर्यात में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात जरूर बढ़ा है, जिस पर ड्यूटी भी लगाई गई थी, लेकिन भारत ने हाल फिलहाल में भारतीय निजी कंपनियों ने यूरोप की को रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाया। 22% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। केमिकल और फार्मा में भी करीब 13% और 6% की बढ़ोतरी दिखाई दी। तो निर्यात की बास्केट में 3 हिस्से ऐसे हैं जो आउटलायर हैं, जहां से हमें निर्यात में बढ़ोतरी दिखती है। आयात के मामले में जो सबसे ज़्यादा दबाव है, जिस पर हम बार बार कह रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बढ़ोतरी हो रही है सिल्वर के इम्पोर्ट्स में। करीब सिल्वर का इंपोर्ट 684 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया, जो हम आंकड़ा देख रहे हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट 87% वैल्यू टर्म्स में 87% बढ़ा है अगस्त के महीने में। गोल्ड के इंपोर्ट में थोड़ी कमी हमें दिखाई दे रही है। दूसरी अन्य क्षेत्र जहां पर आयात बढ़े उसमें कोयला है, जो लगातार दबाव दिखाई दे रहा है, और भारत में कोयले की कमी का असर इस पर दिखाई दे रहा है। कोयले के इंपोर्ट में, कोक और कोल के इंपोर्ट में करीब 133% की बढ़ोतरी हमें अगस्त के महीने में दिखाई दी है। सर, करंट अकाउंट की डेफिसिट की स्थिति देखें, यहाँ क्या स्थिति बन रही है? इकरा की कल एक रिपोर्ट आई, और इकरा की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इकरा ने यह संकेत दिया है कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट Q2 में FY23 यानी इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में GDP के 5% के आसपास पहुंच गया है। यानी करीब ये अभी तक का ऑल टाइम हाई है। मतलब ये इस साल पूरा साल खत्म होने तक जिस बात का अंदाज किया जा रहा था कि 3 से 3.5% के आसपास हो सकता है भारत का चालू खाते का घाटा, जो ऑल टाइम रिकॉर्ड होगा, और इसका दबाव हमें रुपए की कीमत पर दिखाई देगा। रिकॉर्ड व्यापार घाटा और रिकॉर्ड चालू खाते का घाटा, विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर रिजर्व बैंक और सरकार के लिए चुनौतियां का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। हर महीने आने वाले आंकड़े हमें व्यापार के मोर्चे से इस जगह दबाव बढ़ता दिखा रहे हैं। रेटिंग एजेंसी फिच ने गुरुवार को भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान में कटौती की है। चालू वित्त वर्ष के लिए एजेंसी ने 7% आर्थिक विकास दर का अनुमान जारी किया है। इससे पहले यह अनुमान 7.8% का था। वित्त वर्ष 2024 के लिए भी फिच ने आर्थिक विकास दर का अनुमान 7.4% से घटाकर 6.7% कर दिया है। फिच की ओर से यह कटौती जून तिमाही में अनुमान से कम विकास दर के बाद हुई है। एक तरफ विकास दर में कटौती हो रही है और दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक समिट में यह कहा कि इंडस्ट्री से वे ये जानना चाहती है कि सरकार की ओर से तमाम रियायतों के बाद भी वे नए निवेश से परहेज क्यों कर रहे हैं। सर,
सबसे पहला सवाल मेरा विकास दर को लेकर है। इस साल की विकास दर की स्थिति अब लगभग साफ हो चुकी है। आरबीआई की बात कीजिए, सरकार की बात कीजिए, रेटिंग एजेंसियों की बात कीजिए, क्या लगता है आपको 6 से 7% दर यही अब मान लिया जाए? 7% के आसपास का स्तर औसत हमें मिल रहा है। हालांकि रेंज 6.5% से लेकर 6.5%, 6.8% और 7% के आसपास है। तो पहली चीज तो ये है कि जब हम दूसरी त्योहारी मौसम के करीब खड़े हैं, इसमें सारे आकलनों में त्योहार की मांग शामिल है। उसके बाद भी भारत की आर्थिक विकास दर इस साल बिलो 7% से नीचे रहने की संभावना है। पिछले साल का अगर आप बेस इफेक्ट निकाल दें तो कोई बड़ी ग्रोथ हमें इस साल अर्थव्यवस्था में नहीं दिखाई देगी मौजूदा परिस्थितियों में। अभी इसमें महंगाई एक फैक्टर है, इसमें क्रेडिट की कॉस्ट एक फैक्टर है, जो अभी फैक्टर ही आने वाले समय में होगा। तो भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर जो स्थिति हमें आने वाले 6-7 महीनों में दिखेगी, वो स्थिति अब आमतौर पर स्पष्ट हो चुकी है। ये तस्वीर तो बिल्कुल क्लियर है 6.5 से 7% के बीच में। सर, एक अगला सवाल मेरा, जो वित्त मंत्री ने कहा उसके पीछे ही क्या वजह, नया निवेश क्यों नहीं आ रहा है? वित्त मंत्री की बात, वित्त मंत्री का प्रोत्साहक भाषण था, या वित्त मंत्री ये सवाल पूछना चाहते थे, पर इसका जवाब बहुत पहले से वित्त मंत्री की मेज पर पहुंच चुका है, पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग नहीं है, ये जीडीपी के आंकड़े लगातार बताते हैं। 2 साल तो हमने मांग में कमी देखी पैंडेमिक के कारण, महामारी के कारण, लेकिन उसके बाद जिस बात पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और शायद हम यहाँ मनी सेंट्रल के दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे कि जो सवाल वित्त मंत्री ने उद्योगों से पूछा है, उसका जवाब हमने इकोनॉमिकम में दिया था कि भारत के जो 3 सबसे बड़े हिस्से हैं, जहां से 3 मांग का इंजन सबसे ज्यादा आता है, एक ऑटोमोबाइल और एक रियल एस्टेट और तीसरे मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स। इन मामलों यहां पर तीनों जगह मांग गिरी हुई है, क्योंकि ये सारी की सारी मांग खपत से ड्राइव होती है। वित्त मंत्री ने उस सवाल से वित्त मंत्री और सरकार को मुठभेड़ करनी चाहिए कि भारत में कंज्यूमर का कंजम्पशन डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही है। और जब तक कंजम्पशन डिमांड नहीं बढ़ेगी, उद्योगों को लाख रियायतों के बाद, ये बात बिल्कुल सही है कि 2016-17 से लेकर बल्कि 2018 के बाद से भारत में उद्योगों को बड़ी रियायतें दी हैं सरकार ने, टैक्स में कटौती की, और उसके बदले आम लोगों पर टैक्स का बोझ भी बढ़ा है। इसके बाद भी अगर उद्योग निवेश नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें आने वाले समय में किसी बड़ी चीज की मांग बाजार में बढ़ती दिखाई नहीं दे रही। एक और चीज ये कि जिस पेंटअप डिमांड की संभावना हमें लॉकडाउन खुलने के बाद दिखी थी पूरी दुनिया में वैसी पेंटअप डिमांड भी भारत में नहीं आई। जैसे छोटी कारों की बिक्री देख लें, मकानों की बिक्री देख लें, या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बिक्री में देख लें, हमने वैल्यू वाइज ग्रोथ देखी कंपनियों में। एफएमसीजी कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई तो उनके मुनाफे बढ़े, वॉल्यूम वाइज ग्रोथ में अब थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात जो वित्त मंत्री के बयान के संदर्भ में उद्योगों की तरफ से खुलकर सामने आ रही है, या विदेशी विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो ये कि निर्यात एक ऐसा सेक्टर था जहां से हमें ग्रोथ आती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब निर्यात के आंकड़े भी चुनौती बता रहे हैं। और यही वजह है कि फिच हो या नोमुरा हो या आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो या भारत का अपना सरकारी रिजर्व बैंक हो, वो भी मान रहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर इस बार 7% से नीचे रहेगी। चलिए, वित्त मंत्री ने, आरबीआई ने ब्याज दरें घटाई, लेकिन नया निवेश नहीं आया। लेकिन उसकी वजह से हो क्या गया कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, बड़ी बढ़ोतरी है। इस बढ़ोतरी के बाद बैंक का BPLR 13.45% हो गया। इसके अलावा बैंक ने बेस रेट में भी 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जो बढ़कर 8.7% हो गया। नए रेट आज यानी गुरुवार से लागू हो गए। इन दोनों ही रेट्स में बढ़ोतरी का असर पुराने ग्राहकों पर होगा, क्योंकि नए ग्राहकों को ज़्यादातर बैंक अब रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट जो है या MCLR जो है उस पर कर्ज देते हैं। सर, SBI ने, सबसे पहला सवाल, इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों की? SBI 2 वजह हैं कि सारे बैंक अब ये देख रहे हैं कि भारत में ब्याज दरें बढ़ने की ट्रेजेक्ट्री बन चुकी है, और भारत में ब्याज दरें अब केवल भारतीय कारणों से नहीं बढ़ेंगी, बल्कि भारत में ब्याज दरें अब अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भी बढ़ेंगी। डॉलर जितना मजबूत होगा, रुपए की कमजोरी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक को महंगी ब्याज दरों का सहारा देना पड़ेगा। इसलिए अब बैंक शुभम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं ब्याज दरों में बढ़ोतरी को। अगली मीटिंग आती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, RBI की कमेटी की मीटिंग से पहले। इससे पहले बैंक्स तेजी के साथ, जितनी तेजी से वो कटौती पासान नहीं करते थे, उससे कहीं ज्यादा, दोगुनी तेजी से वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी पासान कर रहे हैं। और इसलिए अब भारत में लंबे समय के बाद ब्याज दरें, आमतौर पर अगर SBI की ब्याज दरें देखिए जो कि पुराने ग्राहकों पे लागू होंगी, वो 14% के आसपास पहुंच गई, डबल डिजिट के आसपास पहुंच गई हैं। अब यहां से जो आम लोग हैं जिनके ऊपर इसका असर होने वाला है, उनके सामने यही विकल्प है कि वो बैंक के पास जाएं, अपनी ब्याज दरों को रिस्ट्रक्चर कराएं, अपने लोन को MCLR बेस्ड या रेपो रेट ट्रेंडिंग रेट पर ट्रांसफर कराएं, क्योंकि यहां से आने वाले समय में अगर 25 से 40 बेसिस पॉइंट की एक और बढ़ोतरी आती, क्योंकि 6.5% की रेपो रेट टारगेट कर रहा है
आरबीआई साल के अंत तक, तो ये दरें आमतौर पर आने वाले समय में 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट के हिसाब से बढ़ती जाएंगी। और आपने चार्ट देखा क्रॉस द बैंकिंग यूनिवर्स, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, 7.5%, 8% से ऊपर की ब्याज दरें औसत तौर पर सब जगह हो चुकी हैं। आपको लगता है सर ये एमसीएलआर का चार्ट देखे कि डबल डिजिट ग्रोथ रेट तो भले ना है, लेकिन इंटरेस्ट रेट आ गई? डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट तो आ गई, डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट। और इसलिए अगर लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा मौका है कि अभी आप ये भी कोशिश करके देख लें। अगर आप बैंकों में 1 ईयर की एमसीएलआर देखें तो 1 साल की एमसीएलआर रेट 8% से ऊपर निकल रही है, यानी 2 बढ़ोतरी और अगर आरबीआई रेपो रेट में करता है तो जो शुभम कह रहे हैं कि दहाई के अंकों के करीब हम एमसीएलआर के मामले में खड़े होंगे। और इसका असर, एमसीएलआर वो रेट है जो बैंक अपने लिए तय करता है। हमें आपको कर्ज देने में और भी बहुत सारे पैरामीटर्स लगाए जाते हैं, आपके पुराने क्रेडिट रिकॉर्ड को देखकर, बाकी चीज़ों को देखकर। तो जो वास्तविक इफेक्टिव लेंडिंग रेट होगी हर बारोअर के हिसाब से या जो हर कर्ज लेने वाले के हिसाब से वो अलग होगी। बुधवार के कारोबार में रुपये डॉलर के बीच फॉरवर्ड प्रीमियम 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। 1 साल की अवधि के लिए फॉरवर्ड का प्रीमियम 10 बेसिस पॉइंट घटकर 2.78% पर पहुंच गया। ये 2011 के बाद अब तक का सबसे निचला स्तर है। फॉरवर्ड प्रीमियम एक लाइन में आपको समझा दूं क्या होता है कि अगर कोई चीज़ आप अभी खरीद रहे हैं और अगर 1 साल बाद खरीदेंगे तो लगभग आपको वो कितनी महंगी या कितनी सस्ती मिलेगी, इसका एक अनुमान होता है जिसे हम फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। इसी मार्केट में जैसे हम क्रूड का भाव देखते हैं, गोल्ड का भाव देखते हैं, ये फॉरवर्ड का भाव देखते हैं। इसी तरीके से जो करेंसी बाजार है उसमें जो रुपये और डॉलर के बीच का फॉरवर्ड प्रीमियम है वो निचले स्तर पर आ गया है। 2022 में अब तक ये यील्ड करीब 180 बेसिस पॉइंट गिर चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई की ओर से रुपए को लगातार सपोर्ट दिया जा रहा है। यही कारण है कि प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी एक वजह अमेरिका में महंगाई को काबू करने के लिए फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी की संभावना भी है। सर, क्यों घट रहे हैं फॉरवर्ड के प्रीमियम? ये स्पष्ट बात है, जैसे शुभम ने आपको बताया कि रिजर्व बैंक ने फॉरवर्ड मार्केट में डॉलर्स की बड़ी बिकवाली की है या बड़े कमिटमेंट रखे हैं। उसकी 2 वजह हैं कि रिजर्व बैंक ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में जब अमेरिका में महंगाई नियंत्रण में नहीं है, 75 से 100 बेसिस पॉइंट तक की कर्ज दरों में बढ़ोतरी फेडरल रिजर्व की तरफ से हो सकती है। डॉलर इंडेक्स आज पहले से ही 110 109 के आसपास घूम रहा है, तो रुपए पर आने वाले समय में गहरा दबाव बनने वाला है। और उस दबाव को कम करने के लिए बाजार में डॉलर की कमी ना हो, मांग पर्याप्त बनी रहे, रिजर्व बैंक ने अपनी पूरी फौज अपने विदेशी मुद्रा भंडार को लगा दिया और फॉरवर्ड प्रीमियम पर हमें उसका असर दिख रहा है। क्योंकि रिजर्व बैंक को यह मालूम है कि जब भी ब्याज दरें बढ़ेंगी, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो फिर रुपए पे 80 के पार जाने का दबाव बनेगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो स्ट्रेटेजी बाजार में जो लोग डॉलर में ट्रेड करते हैं या जिनको डॉलर की जरूरत होती है, वो अभी वो उस कीमत पर डॉलर की खरीद कर सकते हैं। लेकिन ये भी बताता है कि भारत की केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा पर आने वाले दबाव के संकेत दे रहा है, यानी आने वाले समय में कितनी बार रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार को किस सीमा तक इस्तेमाल करके रुपए में गिरावट रोक पाएगा, यह सवाल हमेशा बना रहेगा। इस पर हम लगातार मनी सेंट्रल में चर्चा भी करते रहे। चलिए, अब समय हो गया है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। आज की स्पेशल रिपोर्ट भारत के शेयर बाजार पर। आज आपने सुबह सुबह सुर्खी देखी होगी कि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। बाजार के अन्य सूचकांक भी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है। लेकिन आपका पोर्टफोलियो, आपका म्यूचुअल फंड अगर अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा तो उसके पीछे की वजह क्या है? वजह आपको पता चलेगी इस रिपोर्ट में। भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी अपने सर्वोच्च स्तर से अब महज 3% ही दूर हैं। बैंक निफ्टी ने तो नई ऊंचाई छू ली, लेकिन इस दौड़ते बाजार में भी मथुरा में रहने वाले मयंक शास्त्री बहुत खुश नहीं हैं। क्यों? कोई कारण पूछे तो 2 टूक जवाब देते हैं। बाजार दौड़े, हमें क्या, हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू तो अपनी पिछली ऊंचाई से बहुत नीचे है। दरअसल मयंक ने जिन चुनिंदा शेयरों का पोर्टफोलियो बना रखा है, इस तेजी में वे शेयर कहीं पिछड़ गए हैं। क्या आप भी मयंक जैसी दुविधा में हैं? क्या बाजार चलने के बाद भी आपका पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा? इस पहेली का जवाब ढूंढने के लिए आपको बाजार की तेजी के भीतर उतरना होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी भले अपनी ऊंचाई से बहुत दूर नहीं है, लेकिन इसी एक्सचेंज के आधा दर्जन इंडेक्स अभी अपनी पिछली ऊंचाई से काफी पीछे हैं। निफ्टी आईटी अपनी ऊंचाई से 30% नीचे है। निफ्टी फार्मा और रियल्टी 15% पीछे हैं। मेटल इंडेक्स की दूरी भी 8% की है। बैंक निफ्टी ने भी ये ऊंचाई सिर्फ निजी बैंकों के कंधों पर चढ़कर हासिल की है, क्योंकि सरकारी बैंकों का इंडेक्स निफ्टी पीएसयू बैंक तो अपनी ऊंचाई से अभी 30% नीचे है। विभिन्न इंडेक्स का ये प्रदर्शन बता रहा है कि बाजार की तेजी में सबकी रफ्तार एक सी नहीं रही है। ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर और एफएमसीजी ऐसे इंडेक्स हैं जो बाजार के साथ चले हैं, बढ़े हैं।
सेक्टर से नीचे उतरकर अब कंपनियों पर आ जाइए। मिड कैप 100 इंडेक्स अपने पिछले ऑल टाइम हाई से अब सिर्फ 2.9% दूर है। लेकिन अभी भी मिड कैप कैटेगरी की बहुत सी ऐसी बढ़िया कंपनियां हैं जो ऊंचाई से बहुत नीचे हैं। उदाहरण के तौर पर पॉलिसी बाजार वाली पीवी फिनटेक को ही ले लीजिए। अपनी ऊंचाई से ये स्टॉक अभी 62% नीचे है। इतना ही नहीं, मेट्रोपोलिस, मन्नापुरम फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टी, IRCTC, डॉक्टर लाल पैथलैब, ये तमाम सितारे भी अभी जमीन पर हैं। अब स्मॉल कैप की बारी। ये इंडेक्स अभी ऊंचाई से सिर्फ 4.5% दूर है, लेकिन इस क्षेत्र की कंपनियां अभी अपनी ऊंचाई से 78% से ज्यादा तक पिछड़ी हैं। इनमें भी गायत्री प्रोजेक्ट, दिलीप बिल्डकॉन, कार ट्रेड लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये देख सुनकर आप समझ गए होंगे कि बाजार की तेजी बहुत गहरी नहीं। जो पिछली तेजी में दौड़े थे उनमें से कई नाम अभी काफी पीछे हैं। बाजार में सब तरफ खुशियां एक सी क्यों नहीं? इस सवाल के जवाब पर फिनेथिक वेल्थ सर्विसेज के निदेशक विवेक नेगी कहते हैं, अभी बाजार में भरोसा पूरी तरह नहीं लौटा है। बाजार में खरीदारी जब भी शुरू होती है तो दिग्गज शेयरों से ही होती है। ऐसे में अगर बाजार में खरीदारी जारी रही तो हम आने वाले दिनों में पिछले स्टॉक्स को भी इस तेजी में शामिल होते देखेंगे, बशर्ते कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी ना हो। बाजार की दिशा आगे कैसी रह सकती है, इस पर एक्सिस डायरेक्ट के राजेश पलविया जैन कहते हैं, बाजार में ये तेजी टिकाऊ है। बीते एक महीने से सेंसेक्स निफ्टी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से करीब 8 से 10% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। ये बाजार के लिए मजबूत संकेत है। राजेश का मानना है कि कंपनियों के अच्छे नतीजे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर अच्छे आंकड़े, FII की खरीदारी, कच्चे तेल में नरमी, ये तमाम ऐसे संकेत हैं जो बाजार को सहारा देंगे। हालांकि ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल भारतीय बाजार में भी उठापटक की वजह बन सकती है। मनी 9 के लिए शुभम शंखधर और संदीप ग्रोवर की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई और केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के चलते दुनिया भर के फंड मैनेजर शेयर बाजार में निवेश से परहेज कर रहे हैं। सितंबर के लिए बैंक ऑफ अमेरिका का ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे बताता है कि फंड मैनेजर शेयर बाजार के लिए सुपर बेयरिश नजरिया रखते हैं। सुपर बेयरिश नजरिया मतलब गहरी मंदी देख रहे हैं वो शेयर बाजारों में, और इस वजह से कैश में होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। यानी कि अगर उनके पास 100 रुपए बाजार में लगाने को हैं तो वो अभी कह रहे हैं कि भैया 5 रुपए 6 रुपए रोक के चलो, पूरा पैसा निवेश ना करो। अगस्त में कैश की होल्डिंग का स्तर 6.1% था, जो 21 वर्षों में सबसे ज्यादा है। भारत में भी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक भारत के टॉप 20 फंड में से 3 की कैश होल्डिंग का स्तर 10% है। इसके बाद के 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में 5 से 10% कैश होल्ड कर रहे हैं। सर, फंड मैनेजर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? फंड मैनेजर दरअसल बाजार में गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, और ये पूरा बुफा की जो रिपोर्ट हमें दिखाई दे रही है और उसके साथ मोतीलाल ओसवाल की जिस रिपोर्ट का शुभम ने जिक्र किया है, ये हमें बहुत गहराई से बाजार में के नजरिए के बारे में बता रही। तो अगर आप बाजार की टॉप लाइन सुर्खियां देख रहे हो और बैंक का निफ्टी में बढ़ोतरी देख रहे हैं, निफ्टी में गिरावट देख रहे हैं, तो उसके पीछे की कहानी ये है जो आपको हम मनी सेंट्रल के इस पैकेज में दिखाई दे, जो आपके पोर्टफोलियो की कहानी है। टॉप लाइन की दूसरी कहानी ये है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं बाजार के, वो पैसा कैश हाथ में लिए बैठे हैं, यानी उन्हें जब अच्छे वैल्यूएशन पर कीमत पर शेयर मिलेगा वो खरीदेंगे। वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं रहना चाहते, यानी वो हर उस गिरावट पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे आ सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका और मेरिल लिंच की रिपोर्ट पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए, पर चूंकि दुनिया के बाजार एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, तो अगर दुनिया का एक बड़ा मर्चेंट बैंकर ये बता रहा है कि बड़े निवेशक सुपर बेरिश मोड लिए हुए हैं, तो भारतीय बाजारों से में उनका नजरिया केवल वैल्यू बाइंग का या वैल्यू पिकिंग का हो सकता है। और भारत में भी कैश होल्डिंग्स इन्वेस्टर्स के पास बड़ी बनी हुई हैं, और इसलिए इस समय बाजार में जरा संभल कर, क्योंकि बाजार दोनों साइड में तेजी से मूव कर सकता है, उतार चढ़ाव की तरफ जा सकता है। हमने अमेरिका के और यूरोप के बाजारों में भी ये परिस्थिति देखी है। और आपका पोर्टफोलियो अगर आपको सही रिटर्न नहीं दे रहा है तो इसमें गलती स्टॉक मार्केट की नहीं है, इसमें गलती शायद आपके स्टॉक की, आपके शेयर की है, क्योंकि आपका शेयर किसी दूसरी रैली में बढ़ा होगा। इस रैली में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, इसके लिए आप मनी सेंट्रल आपको और मनी 9 के शोज जरूर देखते रहिए। 17 महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार एडटेक कंपनी बायजूस ने वित्त वर्ष 2021 के लिए अपने तिमाही नतीजे जारी किए। माफ कीजिए, तिमाही नतीजे नहीं, पूरे वित्त वर्ष के लिए नतीजे जारी किए। कंपनी के नतीजों में कई गहरे लाल निशान हैं। 2 दिन पहले आपको याद होगा मनी सेंट्रल में भी हमने बायजूस के नतीजे पर बात की थी, और अंशुमान जी ने ये इशारा किया था कि ये नतीजों में जो घाटा है बड़ा हो सकता है। वही हुआ जिसका डर था, जिसकी आशंका थी।
कंपनी ने साल 2020-21 के दौरान कुल 2428 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया, जो पिछले साल से करीब 1% कम है। पिछले साल 2022 में बायजूस ने 2511 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कमाई तो चलिए 1% घटी, लेकिन घाटा 20 गुना बढ़ गया। वित्त वर्ष 2020 में कंपनी को केवल 231 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जो इस साल 2021 में बढ़कर 4588 करोड़ रुपए का हो गया है। जी हाँ, 231 से सीधे 4588 करोड़। सर, सबसे पहला सवाल, इतना बड़ा घाटा हुआ क्यों? 20 गुना बायजूस का घाटा बढ़ा और बायजूस ने 18 महीने तक रोकने के बाद जो अपने रिजल्ट जारी किए, और वो रिजल्ट भी जारी किए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सवाल पर, नंबर 1। दूसरी चीज ये कि बायजूस का जो ऑडिटर था डेलाय, उसने जो आपत्तियां लगाई थी, उन आपत्तियों की रोशनी में बायजूस का पूरा कामकाज कई तरह से सवालों के घेरे में था। और आप ये समझने की कोशिश करें तो आपको ये लगेगा कि भारत के स्टार्टअप स्पेस में जो चुनौतियां हैं वो कैसे बायजूस की तरफ से खुलकर सामने आती। बायजूस ने 2 कारण बताए। बायजूस ने एक कारण बताया कि चूंकि वो एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म था, वो लोगों को टैबलेट और एसडी कार्ड सेल करता था, जिसके जरिए बच्चे पढ़ते थे। इनके शिपमेंट में देरी हुई। कंपनी ने इनसे मिलने वाले राजस्व को पहले ही आंक लिया था, लेकिन ये शिपमेंट लोगों के पास नहीं पहुंच पाए, और इसलिए वो कंपनी को लग रहा था कि रेवेन्यू आ जाएगा, वो नहीं आया। शायद यही वजह थी कि डेलाय ने इस रेवेन्यू पर सवाल उठाया था। पहला सवाल ये था। कंपनी ने, बायजूस ने जो भी बायजूस के प्रमुख ने जो अपने इंटरव्यूज में कल कहा, उनसे आपको जो बात निकली है वो छनकर बताते हैं, इसका पूरा ओवरऑल मतलब क्या है। दूसरी चीज ये कि बायजूस ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा कि कंपनी की बहुत सारी क्रेडिट सेल्स थी, यानी वो जिन बच्चों को, जिन परिवारों को ये पढ़ाई के लिए शामिल करती थी, उन्हें ईएमआई पर ये सेवाएं देती थी, उनको मंथली इंस्टॉलमेंट देने होते थे। सारा रियलाइजेशन एक्चुअल कलेक्शन के बेस पे किया जाना था। कंपनी ने यह सारा रियलाइजेशन प्रोजेक्ट करके अपने प्रॉफिट के और रेवेन्यू के तौर पर शामिल कर लिया। अब यह एक बड़ा सवाल उठता है कि बायजूस जैसी कंपनी जो भारत में एजुकेशन की पोस्टर बॉय थी, मोटे तौर पर इन सारे स्पष्टीकरणों को करीब से समझें तो आपको लगेगा कि कंपनी ने अपनी कमाई को 40% ज़्यादा दिखा दिया, इन्फ्लेट कर दिया, जो एक्चुअल रेवेन्यू से कम थी। यानी वो जो फीस की रिकवरी उसे महसूस हो रही थी, जो उसने अपने खाते में अपने अकाउंट्स में प्रोजेक्ट की थी, वो नहीं आई। ऐसी बात इस रिपोर्ट से दिखाई देती। चूंकि बायजूस लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो जो अपना रिजल्ट वो एमसीए के सामने जारी करती है, बाकी जगह जारी करती है, उसके आधार पर ये समझ में आता है। और शायद यही वजह थी कि उसके ऑडिटर ने इस पर सवाल उठाया था, और बायजूस ने उस पूरे रिजल्ट के अपने पुराने आकलन को रीएडजस्ट किया, और रीएडजस्ट करने के बाद जो नतीजा आया वो हमारे सामने 4500 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा दिखाई दिया, जो कि पिछले साल केवल 262 करोड़ था। 20 गुना घाटा बढ़ा है, और ये घाटा कंपनी की अकाउंटिंग्स में कई सारी बड़ी दिक्कतों के भीतर से निकल कर आया है। हमें देखना होगा कि भारत के कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री और अकाउंटिंग रेगुलेटर्स बायजूस से क्या कोई और पूछताछ करते हैं इस पूरे मामले में या नहीं। सर, अगला सवाल मेरा, आगे का सफर कैसा रहेगा? ये बात तो हो गई वित्त वर्ष 2021 की, अब तो 22 भी बीत गए, हम 23 में चल रहे हैं। अब 2023 के आंकड़ों को लेकर भी वही सवाल है, क्योंकि स्टार्टअप्स क्योंकि लिस्टेड नहीं होते हैं, तो हमारे पास उनकी क्वार्टरली ग्रोथ के कोई आंकड़े नहीं होते हैं। अगर लिस्टेड कंपनी हो तो हर तिमाही वो अपने फायदे नुकसान को बताएगी, उसके बारे में पता चलेगा। अगर आप दावे माने तो इस तरीके की खबरें बीच में पढ़ते रहते कि बायजूस ने 10,000 करोड़ के रेवेन्यू का आकलन किया था इस साल, बाकी कंपनियों ने भी किया था। लेकिन ये आंकड़े उस साल के हैं जिस साल कोविड के दौरान लॉकडाउन था, और जिस साल फोर्स्ड था बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना। जब कॉलेज और स्कूल खुल चुके हैं, वापस नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में लोग आ गए हैं, उसके बाद बायजूस के बिजनेस मॉडल का क्या हुआ और बायजूस को कितना रेवेन्यू हुआ, इस पर बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हमें आज नहीं मिला, जितनी चीज़ें जहां से इसकी प्रतिक्रिया बायजूस से मिली। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसी 1-1.5 साल के अंदर बायजूस ने बहुत सारे अधिग्रहण किए, सीरीज ऑफ अधिग्रहण, जिनकी लिस्ट हमको दिखाई देती है बायजूस की तरफ से एक्विजिशंस की। 2015 से अभी तक के बायजूस के प्रमुख एक्विजिशंस में सबसे ज़्यादा जो 2019 के बाद हुए, ओस्मो, लैबलिन, व्हाइट हैट, स्कॉलर, आकाश, हैशलर्न, ग्रेट लर्निंग, टॉपर, इपिक, हुडैट, टैंकर, ग्रेडअप, इतनी सारी कंपनियों का टेकओवर भी इसी दौरान हुआ था। और इन कंपनियों के बिजनेसेस कितने ग्रो कर रहे हैं, इनके बारे में भी हमें अगले साल पता चलेगा, क्योंकि ये सारा का सारा यूनिवर्स ऑनलाइन एजुकेशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। और इसलिए
अगले साल के नतीजों को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जो शायद आने वाले समय में रेगुलेटर बायजूस से पूछेंगे। सर चलिए, जो नए नए बिजनेस अधिग्रहण किए थे उनसे तो कुछ कमाई होगी, वो तो माना जा सकता है अगर उसकी वजह से घाटा हुआ, लेकिन ये बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप आईपीएल से लेके और तमाम खेलों में इनकी क्या ज़रूरत थी? ये भी सवाल बराबर पूछा जा रहा है। जब ये नतीजे आए तो ये सवाल होना स्वाभाविक है, क्योंकि बायजूस ने अपनी ब्रांडिंग के लिए काफ़ी कुछ खर्च किया था। बायजूस ने ओप्पो ने जो भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी की स्पॉन्सरशिप छोड़ी थी उसे बायजूस ने लिया था ओप्पो की जगह, और वो शायद 4 करोड़ डोमेस्टिक मैच और 6 करोड़ इंटरनेशनल मैच के आसपास की डील थी। बहुत सारी चर्चाएं भी बाजार में इस तरीके की थी कि बायजूस का बीसीसीआई को पेमेंट के कुछ इश्यूज़ थे। हालांकि बायजूस ने उसका स्पष्ट रूप से खंडन किया था कि ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन अब बायजूस की जो पिछले 1 साल की पूरी छवि थी, जिसमें कि आईसीसी के साथ भी पार्टनरशिप थी, फीफा वर्ल्ड कप के साथ भी ऐसा के भी पार्टनरशिप की चर्चाएं थी, ये सारी स्पॉन्सरशिप के बीच अगर कंपनी अपने कुल कारोबार में इतने घाटे में थी तो ये सारे फैसले अब धीमे धीमे चर्चा में आएंगे और हमें इनके बारे में पता चलेगा। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 18 महीने के डिले के बाद जब चिट्ठी लिखी तो बायजूस ने अपने नतीजे घोषित किए थे। तो भारत के रेगुलेटर शायद बायजूस से इस मामले में पूछताछ करेंगे, पर भारत के इंटरनेट बिजनेस स्पेस के लिए बायजूस का यह फैसला भारत के पूरे स्टार्टअप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण संकेत देता है, क्योंकि बायजूस के राह पर चलने वाली बहुत सारी और भी कंपनियां भारत में आई, खास तौर पर एडटेक स्पेस में, जिसमें कुछ कंपनियां तो बैंकरप्ट हो गई, लीडो जैसी कंपनियां जिनको अपनी बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी है। तो स्टार्टअप स्पेस के भीतर बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है, काफ़ी खलबली मची हुई है, जिसका एक बड़ा संकेत हमें बायजूस के नतीजों से दिखाई देता है। देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल इन दिनों दिक्कत में है। मई में रूस की सबसे बड़ी गैस कंपनी गैसप्रॉम की ओर से आपूर्ति बाधित होने के बाद अब गेल एलएनजी के आयात के लिए नए विकल्प तलाश रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रयासों के बावजूद गैसप्रॉम से पूरी आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी और गैसप्रॉम से घटी आपूर्ति को पूरा करने के लिए गेल ने अब कतर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गैस की खरीद की है। सर, अगर आपूर्ति पूरी नहीं हो पाई, ये सौदे करने के बाद भी अगर गेल अपनी कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाई तो क्या होगा? अब पहले देखना होगा कि गेल गैसप्रॉम के कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो पाएंगे कि नहीं, और उसके लिए गेल क्या करेगी, क्योंकि गेल के पास ट्रेडिशनली सबसे बड़ा सप्लायर गैसप्रॉम था, जो रूस की कंपनी है, जो अब प्रतिबंधों के दायरे में है। इसके अलावा अमेरिका, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया के कुछ सप्लायर हैं जिनके जरिए गेल ने अपनी आपूर्ति की तैयारी की है। पर गेल के भारत में सप्लाई के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि गेल भारत की सबसे बड़ी गैस सप्लायर है, खासतौर से फर्टिलाइजर और कई क्षेत्रों को। वहां से अगर ये गैस की आपूर्ति ऊपर नीचे होती है या नहीं मिलती है तो गेल उन कंपनियों को कैसे भरपाई करेगी जिनके सारे बिजनेस मॉडल इस गैस की आपूर्ति पर हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और इसके साथ पूरे गैस सेक्टर में भी डिमांड और सप्लाई के यानी मांग आपूर्ति के अब गहरे मुद्दे उभर रहे हैं, क्योंकि भारत का घरेलू गैस उत्पादन बढ़ा नहीं है बल्कि गिरावट में। हमने इस बार इकोनॉमिक हब में विस्तार से चर्चा की है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर, उसमें गैस के संदर्भ में। इस बार के इकोनॉमिक हब में आप मनी9 के ऐप पर उसे देख पाएंगे। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया मनी सेंट्रल देखने के लिए। आपसे अनुरोध चलते चलते, अगर अब तक आपने मनी9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये शो भी आपको वहां पहले मिलता है और इसके साथ बहुत सारे एक्सक्लूसिव शो सिर्फ और सिर्फ मनी9 के ऐप पर मिलते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।